वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 49 से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 48 तक सवाल सॉल्व किए। एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 49 अब आप देखिए, साथ में पढ़ेंगे। सवाल है, द क्लेम लॉज बाय बिजनेस टू डैश ऑन हैपनिंग द इवेंट इज नोन एज इंश्योरेंस क्लेम। क्लेम जो कि फाइल किया जाता है, जो लॉज किया जाता है, लॉज मतलब फाइल, बिजनेस के द्वारा। क्लेम जो बिजनेस के द्वारा लॉज किया जाता है, फाइल किया जाता है, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के होने पर, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, एज अ इंश्योरेंस क्लेम, उसे आप क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस क्लेम के नाम से जो क्लेम फाइल किया जाता है किसी घटना के घटने पर, किसी इवेंट के होने पे, उससे हम क्या कहेंगे? क्या आंसर होगा इसका? बैंकिंग कंपनी तो नहीं होगा, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक बिल्कुल अलग बात है। इंश्योरेंस कंपनी क्या हो सकता है, या फिर नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज सी। इंश्योरेंस कंपनी इज द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस कंपनी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़े। सवाल पढ़िए। द अकाउंट प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द स्टॉक, वो कौन सा अकाउंट है जो हम बनाते हैं जिससे क्या पता चलता है? स्टॉक पता चलता है। एज ऑन द डेट, कौन सी डेट का? ऑफ फायर, जिस दिन फायर हुई, जिस दिन स्टॉक लॉस हुआ, इज नोन एज, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? डैश ट्रेडिंग अकाउंट। वो कौन सा अकाउंट है जिसमें हम स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं जिस दिन स्टॉक क्या हुए, यहाँ पे जल गए थे? पहला स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कॉन्सोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर ज्वाइंट ट्रेडिंग अकाउंट। इसका जवाब बताइए क्या होगा? वो कौन सा अकाउंट है जो स्टॉक बताता है, कितना स्टॉक था फायर से पहले? फायर से पहले कितना स्टॉक था, ये कौन बताता है? करेक्ट आंसर इज बी, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट? क्लास में पढ़ा है आपने। ध्यान से समझिए। मेमोरेंडम मेमोरेंडम जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक टाइप ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है जिसको क्या करते हैं, यूज टू कैलकुलेट सेल्स। ठीक है, इसका काम क्या है? सेल्स को कैलकुलेट करना, या फिर स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे। ध्यान से समझना। स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, साल के पहले दिन कितना स्टॉक था, और स्टॉक ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, यानी कि साल के आखिरी दिन में कितना स्टॉक था। ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेंगी? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सेल्स करते हैं कैलकुलेट, और स्टॉक की जानकारी हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से ही मिलती है। स्टॉक की जानकारी हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से ही मिलती है। क्लियर हो गई बात? बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई यहाँ तक बात?
आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 पढ़ेंगे। द क्लॉज through which the insurance claim due to loss of stock is reduced proportion that policy value is। वो कौन सा क्लॉज है जिसके कारण जो इंश्योरेंस का क्लेम है जो कि लॉस ऑफ स्टॉक के कारण हुआ था वो कम हो जाता है पॉलिसी वैल्यू के। वो कौन सा ऐसा क्लॉज है, क्लॉज के बारे में पूछा जा रहा है। टोटल क्लॉज, मिनिमम क्लॉज, मैक्सिमम क्लॉज, कौन सा होगा। इसमें आंसर सही से नहीं लिखे गए, ये ऑप्शन करेक्टली नहीं लिखे गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 और 52 में ऑप्शन सही से अरेंज नहीं किए गए, ठीक है। हम अभी इसको हम स्किप करेंगे, 53 से पढ़ेंगे क्योंकि 51 52 के ऑप्शंस सही तरीके से क्वेश्चन को नहीं लिखा गया है, ठीक है। ये टाइपिंग का थोड़ा सा एरर है, टाइपिंग का थोड़ा इसमें एरर हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 53। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है इंश्योरेंस क्लेम is a insurance claim is a claim dash by the insurance company। इंश्योरेंस क्लेम क्या किया जाता है, लॉज किया जाता है, लॉन्ग किया जाता है, लाउंज किया जाता है या लाफ्ट। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, इसका आंसर क्या होगा, लॉज। सर लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, जो कि ऑप्शन बी है वो है वेट, इंतजार। लाउंज का मतलब क्या होता है, LOUNGE, लाउंज का मतलब क्या होता है, आराम करना, रेस्ट करना, वो एक रूम होता है, ठीक है। लाफ का मतलब आप सबको पता है, हंसना। तो ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती, क्यों, अब ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती, ऑप्शन कौन सा बचा, लॉज। इस लॉजिक से भी आप इसको काम कर सकते हो कि लॉज किया जाता है, फाइल किया जाता है। इंश्योरेंस क्लेम क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, लॉन्ग नहीं किया जाता। लॉन्ग मतलब तो वेटिंग होता है, लॉन्च मतलब तो रेस्ट करना होता है। और ये लाफ 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 क्यों करेंगे भाई। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, consequential loss policy is also known as, consequential loss policy is also known as loss of cost, loss of cost, ऑप्शन बी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या सी लॉस ऑफ ऑपरेशन पॉलिसी, या डी लॉस ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस पॉलिसी। फटाफट से इसका जवाब दीजिए 54 का। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है, देखिए यहाँ समझिए। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का दूसरा नाम होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी या फिर कॉन्सिक्वेंशियल, लिखा है टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स फाइनेंशियल लॉसेस व्हिच हैपन व्हेन द बिजनेस ऑपरेशन आर इंटरप्टेड ड्यू टू डैमेज टू प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट। एक इंश्योरेंस है जो क्या कवर करता है, फाइनेंशियल लॉस कवर करता है। और ये फाइनेंशियल लॉस कब होंगे, जो वो तब होंगे जब बिजनेस के ऑपरेशन इंटरप्टेड हो, जब बिजनेस के ऑपरेशन डिस्टर्ब्ड हो जाए। बिजनेस के ऑपरेशन मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हो जाए, सेल्स डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना, प्रोक्योरमेंट डिस्टर्ब हो जाए, बहुत सारी चीजें जो डिस्टर्ब हो जाए।
तो इस समय कंपनी को लॉस होगा। अगर कंपनी की प्रोडक्शन रुक जाए, कंपनी के सेल्स रुक जाए, तो क्या होगा? लॉस होगा ना इस कंपनी को। तो उसी लॉस की भरपाई करने के लिए एक पॉलिसी लेती है कंपनी, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल कैसे बना है? कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, ठीक है ना? जो कुछ ऐसा लॉस हो रहा हो जो कि किसके तरह हो रहा है, और ये डैमेज हो गया। फिर मान लो कि ये लॉस क्यों हो रहा है। मान लो किसी की प्रॉपर्टी, मान लो किसी की फैक्ट्री थी, मान लो किसी की फैक्ट्री थी, वो डैमेज हो गई हो, फैक्ट्री बंद हो गई हो या डैमेज हो गई हो, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट था, वो क्या हो गया हो उसकी, वो खराब हो गया हो, या फिर उसकी मेंटेनेंस बाकी हो, उसका मेंटेनेंस करना हो, ठीक है ना? उसके मेंटेनेंस में मान लो बहुत टाइम लग गया। इन कारणों की वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। और लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा तो उसके लिए क्या लेंगे? हम एक पॉलिसी लेंगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है इन कारणों से, इनसे बचने के लिए हम क्या लेते हैं? पॉलिसी लेंगे। तो वही सवाल यहाँ पूछा गया आपसे, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का दूसरा नाम क्या है? अब तो आपको जवाब मिल गया होगा, बताइए। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, बी इज द करेक्ट आंसर, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़े। लिखा है डैश, डैश इज, डैश इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। डेट ऑन फायर के दिन कितना स्टॉक था? ये कौन सा अकाउंट बताता है? क्या आपका ट्रेडिंग बताएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बताएगा, या फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग? हमने अभी पढ़ा है इसका आंसर, फटाफट से बताइए। अभी इसकी चर्चा की हमने क्लास में। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन घटना घटी उस दिन स्टॉक कितना था, ये कौन से अकाउंट को देख के पता चले? ये कौन से अकाउंट को देखकर पता चलेगा? कहाँ से जानकारी प्राप्त होगी? अभी हमने पढ़ाई की इसकी। गुड, करेक्ट आंसर इज डी, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 पढ़ेंगे अब साथ में। ठीक है, 56 देखिए। कहता है डैश इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड। क्या है भाई? डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस? स्टैंडर्ड सेल्स के बीच में और एक्चुअल सेल के बीच में क्या जो डिफरेंस होता है? और ये डिफरेंस कब होता है? डिसलोकेटेड पीरियड में। डिसलोकेटेड पीरियड का मतलब क्या होता है? वैसा समय जब कंपनी को क्या करना पड़े? कंपनी को अपना सेटअप शिफ्ट करना पड़ रहा हो, मतलब कंपनी का जो फैक्ट्री है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अब कंपनी उसको कहीं और शिफ्ट कर रही है, कंपनी उसको कहीं और शिफ्ट करने की सोच रही हो, तो ऐसे केसेस में डिसलोकेट हो रहा है, जो लोकेशन था उससे कहीं और जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। हम बोलते हैं ना हमारा लोकेशन ये है, हम इस शहर के इस लोकेशन में रहते हैं, हम बोलते हैं ना ऐसे, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा लोकेशन ये है, तेरा लोकेशन क्या है, आपका लोकेशन क्या है। डिसलोकेशन मतलब कि उसका जो लोकेशन था, जहाँ वो था, वो व्यक्ति या फिर वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वहां से क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। तो इस समय में क्या होगा? सेल्स तो भाई डिस्टर्ब होगी। तो स्टैंडर्ड सेल में और एक्चुअल, स्टैंडर्ड सेल का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्टेड, इतना मान के चलते हैं कि इतना सेल होगा। हम क्या बोलते हैं? हम प्रिडिक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। और एक्चुअल सेल क्या होता है? एक्चुअल सेल जितना हुआ, हम एक अनुमान लगाते हैं, उसको स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। ये क्या है? एक तरह का अनुमान। और ये क्या है? एक्चुअल सेल, जो कि आपके ईयर एंड पे आपको होगा, जो आपके ईयर एंड पर होगा। इन दोनों के बीच के डिफरेंस में को क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि 10 लाख का सेल होगा और सेल हुई आपकी 8 लाख की, तो बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 लाख का है। इसको क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट सेल बोलते हैं, इसको टोटल सेल बोलते हैं, इसको ग्रॉस सेल बोलते हैं, या इसको नेट सेल्स बोलते हैं? ABCD क्या बोलेंगे? फटाफट से इसका जवाब दीजिए, सवाल आप समझ गए होंगे अब तक।
करेक्ट आंसर इज शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई देखो टोटल सेल तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा इसमें अगर आप एलिमिनेशन का रूल लगाओ, टोटल सेल कैसे हो सकता है? हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस टोटल कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस की बात सर, ग्रॉस भी टोटल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रॉस में तो क्या होता है, सेल्स रिटर्न वगैरह माइनस करना होता है, वो तो उसके उससे कोई हमारा उसका लिंक नहीं है सवाल का। नेट सेल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेट सेल्स तो सर हम सेल्स में से सारे एक्सपेंडिचर वगैरह निकालते हैं या फिर उसके रिटर्न वगैरह निकालते हैं, वाप माइनस करते हैं। तो बचा क्या? शॉर्ट सेल्स। ठीक है। 57। The turnover during that period in the 12 month immediately before the date of damage which correspond with the indemnity period is called। टर्नओवर के बारे में सवाल है, टर्नओवर ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस इन 12 मंथ, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ, जिस दिन डैमेज हुआ उसके तुरंत पहले, उस साल 12 महीने का टर्नओवर जो करस्पॉन्ड करता है किससे? इंडेमनिटी पीरियड से। ठीक है ना? उसको क्या बोलोगे? टर्नओवर के क्या बोलेंगे? टर्नओवर के बारे में सवाल है कि उस टर्नओवर को क्या बोलेंगे जो डैमेज से एक दिन पहले, 12 महीनों का टर्नओवर, उसको क्या बोलोगे? जो डैमेज से एक दिन पहले 12 महीनों के टर्नओवर को हम क्या बोलेंगे? जिसपे हमें इंश्योरेंस मिलना होगा, जिसपे हमें इंश्योरेंस मिलना होगा। एनुअल टर्नओवर बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे, टोटल बोलेंगे, या फिर डी नेट टर्नओवर बोलेंगे? 57 का जवाब दीजिए। 57 का आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। आइए 58 की तरफ बढ़े। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से सवाल आ रहा है ये। इन्वेस्टमेंट मेड टू अर्न रेगुलर इनकम। एक इन्वेस्टमेंट जो कि रेगुलर इनकम अर्न करने के लिए, कमाने के लिए बनाई जाती हो, की जाती हो, उसको क्या बोलोगे? क्या मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलेंगे, फिक्स्ड इनकम बोलेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? अब इन सब के बारे में डिटेल में क्लास में हमारी डिस्कशन हो चुकी है कि मार्केटेबल किसको बोलते हैं भाई, फिक्स्ड किसको बोलते हैं, ट्रेड किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बताइए। अब इन सारी बातों पे चर्चा हो चुकी है हमारी क्लास में। तो इन्वेस्टमेंट जो कि रेगुलर इनकम अर्न करने के लिए किया था, उसका जवाब बताइए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 58 बी इज द करेक्ट आंसर। फिक्स्ड इनकम ना, इसमें फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो अर्निंग क्या होगी आपकी? स्टेबल रहेगी। फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में या फिर बैंक में आप एफडी कर देते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हो, तो जो भी 7 8 10 9% का रिटर्न है आपको मिलता रहेगा हर साल। जो भी बैंक आपको देता है वो चेंज थोड़ी होगा, वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? रेगुलर इनकम अर्न करने के लिए हम करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? 59 देखिए। द प्राइस कोटेड इंक्लूड इंटरेस्ट। प्राइस कोटेड मतलब होता है जो प्राइस लिखा हुआ है उसमें क्या इंटरेस्ट, क्या क्या इंक्लूड होता है? प्राइस, द प्राइस कोटेड इंक्लूड इंटरेस्ट। अगर कोई प्राइस है मान लो, उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कोई प्राइस लिखा गया है, उसमें पहले से इंटरेस्ट इंक्लूड करके बताया गया है, तो उस प्राइस को क्या बोलेंगे? कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, या नॉन? एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडेड। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, मतलब उसमें शामिल नहीं हो जो। और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? इंक्लूड इंटरेस्ट। तो एक्स तो नहीं होगा, एक्स इंटरेस्ट तो नहीं होगा, और इसी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग। बताइए। एक्स का फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, नन ऑफ दिस हो सकता है, और कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग।
ए इज द करेक्ट आंसर। 59 ए इज द करेक्ट आंसर। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। कम इंटरेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ेंगे। सवाल है कि एक्स डिविडेंड कोटेशन, एक्स लगा है जहाँ पे मतलब उसको एक्सक्लूडिंग समझते हैं, ठीक है ना। जहां भी ये लगा है, जहां भी ये एक्स लगा है, इसको हम क्या समझते हैं, एक्सक्लूड। ठीक है ना। एक्स डिविडेंड कोटेशन, जो डिविडेंड कोटेशन मिला है आपको उसमें एक्स डिविडेंड लिखा है, उसको क्या बोलेंगे, क्या डिविडेंड इंक्लूड है, ऑप्शन है क्या डिविडेंड उसमें इंक्लूड है, क्या डिविडेंड एक्सक्लूड है, या एक्सेस ऑफ डिविडेंड है, या फिर कलेक्टिव डिविडेंड है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, किसको बोलेंगे बताइए। जब एक्स लगा है, सीधी सी बात है, वो एक्सक्लूडिंग होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 60 का क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जहां एक्स लगा है, सीधी सी बात है, वो क्या है, एक्सक्लूडिंग है। क्या है, एक्स लगा है, उसका मतलब क्या है, वो एक्सक्लूडिंग है। क्लियर होगी इतनी बात।